हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में जो है लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.1 इसको कंप्लीट कर लिया था, है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है प्रोबेबिलिटी में, इस पे आते हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, पहले इसको हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लीजिए कि आपको अगर दिया है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, तो इसका क्या फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो इसको अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, एक नया फॉर्मूला, ये ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। अब ये तो फॉर्मूले के हिसाब से बहुत इजी दिख रहा है, बट इसको यूज कैसे करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो अब आपको इसके लिए क्या है, स्टेटमेंट पहचानना पड़ेगा अपने क्वेश्चन का। तो अब अपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट कैसा आएगा, अब जस्ट इस फॉर्मूले को देखिए कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको आप अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। इसको अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एक स्टेटमेंट होगा, एंड E2, यानी कि दो इवेंट जो एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, और अगर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है तो इसका मतलब हमको किसका यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। यानी कि आपको ये भी देखना है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा हो, यानी कि एक इवेंट दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेंज भी कर सकता है। अगर ऐसा केस है तो हम बोलेंगे कि उस केस में ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब जैसे मैं आपके बुक से ही स्टार्ट कर, आपके बुक में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 को ही हम लोग स्टडी करते हैं अभी। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल, टू बॉल्स आर ड्रोन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट से हमको पता चल रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्यों, विदाउट रिप्लेसमेंट के कारण जो दोनों बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी वो चेंज होगी, यानी कि पहला बॉल क्या निकला होगा ये ऑब्वियसली दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी को चेंज कर देगा, है ना। तो इस कारण से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और ऐसे भी मैंने आपको बताया जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट है तो समझ जाइए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज करेगा। अब क्या है, देन आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की जो दोनों बॉल आप निकाले हैं वो ब्लैक है। तो ये स्टेटमेंट देखिए आप, चलिए मैं इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रोन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों जो ड्रॉ किए हैं आपने बॉल वो ब्लैक हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस स्टेटमेंट को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया दोनों दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक, इस स्टेटमेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक, द टू ड्रोन बॉल आर फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, यानी कि इसमें दो इवेंट है ना, हम बोल सकते हैं फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, दूसरा इवेंट क्या है, सेकंड बॉल इज ब्लैक, और वो दोनों इवेंट किससे कनेक्टेड है, एंड से। तो हम यहां पे दो इवेंट मेंशन कर सकते हैं, E1 फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड E2 सेकंड बॉल इज ब्लैक।
ये आपको E1 E2 मेंशन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, है ना, क्योंकि जो स्टेटमेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किससे कनेक्टेड है, एंड से। अब आप देखिए यहाँ पे एक और रिलेटेड हमको पता चल गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, है ना। तो अब E1 यानी फर्स्ट बॉल ब्लैक होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल ब्लैक बॉल 10 है, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा 15 इनटू, अब E1 हो चुका है यानी एक ब्लैक बॉल हमने बाहर निकाल के रख दिया है, तो यहाँ टोटल ब्लैक बॉल कितने हो जाएंगे 9, तो टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 14, है ना। तो E2 गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/14, तो ये हो गया दोनों बॉल ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये स्टेटमेंट वाइज अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। Probability that the two balls are black is equal to probability that first ball is black and probability that second ball is black given that first ball is black। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसा तीन भी हो सकता है, ऐसे इसको तीन क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 के जगह पे क्या कर दे, ये आपको समझ में आया ना सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके बोल दूं, व्हाट इज द 3 बॉल्स आर ड्रॉन, इंस्टेड ऑफ 2 बॉल वी आर ड्रॉइंग 3 बॉल्स। यहाँ पे क्वेश्चन में मैं चेंज कर दे रहा हूं, ये जो 2 बॉल है इसके जगह पे मैं कितना बॉल ड्रॉ कर रहा हूं 3 balls, then what is the probability that all drawn balls are black। तो स्टेटमेंट को हम कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक एंड थर्ड बॉल इज ब्लैक। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज ब्लैक एंड थर्ड बॉल इज ब्लैक। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहां 3 इवेंट हो गए ना, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, E2, सेकेंड बॉल इज ब्लैक, ये बाकी सारा सेम है, E3, थर्ड बॉल इज ब्लैक, बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। तो अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखिए, तो आपने पहला बॉल ब्लैक निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, so probability that first ball is black and second ball is black and third ball is black is equal to probability that first ball is black and probability that second ball is black given that first ball is black and probability that third ball is black given that first ball is black and second ball is black। ये फॉर्मूला बनेगा। अब आप इसको देखिए 4 के केस में भी ले जा सकते हैं, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 10/15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ऑलरेडी ब्लैक, सो इट विल बी व्हाट 9/14, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो हम बॉल को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं ना। अब हमने 2 ब्लैक बॉल बाहर कर दिए तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 8 हो जाएंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी घटे 13 हो जाएगी, तो ये इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह आप फॉर्मूला भी देखिए, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 E4, तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप E1 का मतलब पहले ये हुआ है, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, इसलिए मैंने ये ऑर्डर में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन क्या है, E1 एंड E2 हो चुका है तो इंटरसेक्शन है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, E2 हैज अकर्ड, E3 हैज अकर्ड, ये हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना आसान है। नाउ अब फॉर्मूला आपको याद रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
तो अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, यही है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखिए यहाँ 3 के लिए भी बताया हुआ आपके बुक में, यहाँ ई एफ जी कर दिया है, तो आप E1 E2 यूज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन पहले हो चुका है। तो जो पहले हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले लिखी जाएगी, जब दूसरी बार हुआ है तो पहला हो चुका होगा, तो E2 गिवन E1 है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that first 2 cards are king and third card is an ace? तो यहाँ पे फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, तो हम बोल सकते हैं ना फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकेंड कार्ड इज किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस। तो यहाँ पे E1 फर्स्ट कार्ड इज किंग, E2 सेकेंड कार्ड इज किंग एंड E3 थर्ड कार्ड इज एस। ये होगा। अब आप देखिए कि यहां पे आपको किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, E1 एंड E2 एंड E3। फर्स्ट 2 कार्ड इज किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस। तो अब इसका फॉर्मूला बनाना आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहले हुआ है तो ये किसी के प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, E2 गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 एंड E2। अब बन जाएगा ना E1 फर्स्ट कार्ड इज किंग, तो कितना होगा 4/52। सेकेंड कार्ड इज किंग 3/51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ऑलरेडी आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। एंड थर्ड कार्ड इज एस, तो एस तो टोटल 4 होते हैं, बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 50 होगा, क्योंकि ये आप एक केस जो है वो 50 कार्ड्स में से निकालेंगे, है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, 3 इवेंट हो 4 इवेंट हो, बट आपको ये देखना है कि पहले तो कंडीशनल होना चाहिए, दूसरा सारे जो इवेंट हैं वो किससे कनेक्ट होने चाहिए, एंड से। अब आगे ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो एंड से कनेक्टेड होगा बट वो कंडीशनल नहीं होगा, तो हम यहाँ वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं अप्लाई करेंगे। हम वैसे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं अभी पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंडिपेंडेंट इवेंट का। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कंबाइन, क्योंकि मैं इसलिए अभी दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं ताकि जब मैं एक्सरसाइज में जाऊं तो आपको खुद से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये मेरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का केस है या इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है। ठीक है, क्योंकि आपको तब देखिएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में भी एंड यूज हो रहा है, बट वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है वो पहले हम लोग देखते हैं। दो इवेंट E1 एंड E2 आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। E1 एंड E2 आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। कब कहेंगे, जब ऑब्वियसली कब हम बोलते थे कंडीशनल है, जब ऑब्वियसली E2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो E1 के होने से चेंज हो रही है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो E1 पे डिपेंड कर रही थी। अब अगर E2 की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, E1 हो या ना हो, तो हम बोलेंगे कि E1 और E2 क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 लिखिए या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखिए, दोनों सेम है, यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, E1 हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो इस यानी कि अगर हम ये भी लिख रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट आपको पता है कि E1 हो चुका है, तब भी ये किसके बराबर होगा, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के ही बराबर होगा। इन दैट केस वी विल से दैट द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो अब आप देखिए यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, कंडीशनल के हिसाब से यहां पे क्या बनना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, लेकिन ये एक्चुअली में है किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर है। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो आपको साफ पता चल रहा है ना कि E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो मेरा यहां भी आ रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था उसमें भी आ रहा था, बट इसमें क्या आ रहा है फॉर्मूला, वो आप देखिए सिंपली आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ रहा है। तो ये कब आएगा, जब मेरा दोनों इवेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि ये केस जो है वो इंडिपेंडेंट का है। तो एक थ्योरम लिख लीजिए, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, two events E1 and E2 are independent if and only if, यानी कि दोनों तरफ से ट्रू है, if and only if प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये अगर ये है तो इंडिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ये भी होगा, दोनों तरह से, है ना। तो जब भी आपको इंडिपेंडेंट दिखाना हो तो हम इसका यूज करेंगे, और जब आपको पता है कि इंडिपेंडेंट है तो हम डायरेक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख देंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, डायरेक्ट प्रोडक्ट। और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम कौन सा यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कब हम ये यूज करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूज करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो पहले तो आपके बुक में जो थ्योरी सारी लिखी हुई है वो देख लेते हैं, है ना। सो टू इवेंट्स E and F आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ probability of F given E is equal to probability of F, और vice versa, probability of E given F is also equal to probability of E, दोनों तरफ से, है ना। तो हम बोलेंगे कि मेरा इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अब देखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F लिख सकते हैं ना। तो ये जो आया ये इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन आया। सो डेफिनेशन, E and F are two events associated with the same random experiment, then E and F are said to be independent if probability of E given F is equal to probability of E into probability of F। ये आप ध्यान रखिएगा। सो टू इवेंट E and F are said to be independent डिपेंडेंट इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम बोलेंगे दोनों क्या है, डिपेंडेंट, यानी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो डिपेंडेंट है इसका मतलब, ठीक है। अभी पहले हम लोग 2 का देख लेते हैं, फिर हम लोग 3 में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सो अब जैसे देखिए ये एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन इफ E बी द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो डाई हमने फेंका तो एक E इवेंट है वो 3 का मल्टीपल दे रहा है, तो यानी 3,6। इफ बी द इवेंट दैट द नंबर अपेयरिंग इज इवन, तो इफ 2 4 6। अब आपसे पूछ रहा है कि E और F इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा, अगर ये आएगा तो इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F क्या है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। अब चेक करके देखिए कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, 1/6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि E और F इंडिपेंडेंट है। आप इवेंट को देख के नहीं पता कर पाएंगे कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसलिए हम लोग ने ये मैथमेटिकल फॉर्म यूज किया है, ऐसे पता नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि E और F में इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि दोनों में कॉमन होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा E और F देखिए दोनों के बीच में कॉमन है, फिर भी ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम्पल 11 भी है, इसको भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 3 इवेंट पे, आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 इवेंट इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या है ना, 3 इवेंट जब भी आएगा ना तो हम लोग टर्म यूज करेंगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है। 3 इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ 2 का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो, है ना, और तीनों का इंटरसेक्शन भी तीनों के प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो। अगर ये तीनों केस आएगा तो हम बोलेंगे ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अगर मान लीजिए ये बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे ए बी सी आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, बट वी कैन से वन थिंग, A and C are independent, B and C are independent, but we will not use the word A, B, C are mutually independent। इस टर्म का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए 3 इवेंट में भी इजी हो गया, 3 इवेंट का भी डेफिनेशन हमने समझ लिया, ये चारों आना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि पहला हो सही, दूसरा हो सही, तीसरा हो सही, चौथा गलत हो जाए, तो हम बोलेंगे ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और सी इंडिपेंडेंट है, बी और सी इंडिपेंडेंट है, बट ए बी सी जो है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर चौथा नहीं आ रहा है तो। बट पहला तो यही बोलेगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट है डेफिनेशन से, दूसरा भी यही बोलेगा ए और सी इंडिपेंडेंट है, तीसरा भी यही बोलेगा बी और सी इंडिपेंडेंट है, बट हम नहीं बोल सकते कि तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से 3 इवेंट का केस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इस पे बेस्ड आपका है एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, यहाँ 3 इवेंट आपको दे दिया है। अब आपसे चेक करने बोला है कि ऑफ द पेयर ई एफ ई जी एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर डिपेंडेंट, कौन पेयर वाइज आपको चेक करने बोला है। तो पेयर वाइज तो हम चेक कर ही सकते हैं, तो सिर्फ एक ही पेयर इक्वल आ रहा है,
तो इसका मतलब सिर्फ कौन इंडिपेंडेंट है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ई जी और एफ जी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारे कैलकुलेशन ईजी है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन सबको बना के आप रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं बनाइएगा, 1 और 2 मार्क्स में ये आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ईजी है, ए और बी इंडिपेंडेंट है ऑलरेडी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने ऑलरेडी बोला था ना, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा दूसरा नंबर भी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इजी था, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर बोल रहा है कि हमने एक बॉक्स में ऑरेंजेस इंस्पेक्ट किए हैं। अब बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज, एक बॉक्स में ऑरेंज है और हमको इंस्पेक्ट करना है कि इसमें ऑरेंज अच्छे हैं या खराब है। तो हम सारे ऑरेंज को नहीं देख पाएंगे अगर नंबर ऑफ ऑरेंज अधिक होंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 ऑरेंज निकाल रहे हैं और तीनों को हम देख रहे हैं कि ये अच्छे हैं ये खराब है। बट 3 ऑरेंजेस आर रैंडमली सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, साफ पता चल रहा है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज किया है। अब क्या बोल रहा है, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ऑरेंज अच्छे होंगे, देन बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, यानी कि अगर इसको सेल के लिए जाना है तो इसके लिए तीनों ऑरेंज अच्छे होने चाहिए। अगर अगर तीनों ऑरेंज अच्छे होंगे तो सेल के लिए जाएगा, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, यानी एक भी ऑरेंज, 3 ऑरेंज जो हमने निकाले रैंडमली उसमें से एक ऑरेंज भी खराब हो गया तो ये बॉक्स जो है वो सेल के लिए नहीं जाएगा, ये बोल रहा है। सो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेन 15 ऑरेंजेज आउट ऑफ विच 12 आर गुड। अब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है 15 ऑरेंज हैं, इस 15 ऑरेंज में 12 जो है वो गुड है, यानी कि 3 जो है वो खराब है, 3 ऑरेंज बैड है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा ऑरेंज ये बॉक्स है ये सेल के लिए चला जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे देखिए इसने पता नहीं चल रहा है कि इवेंट कैसा है, तो ये इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉक्स जो है वो सेल के लिए जाना चाहिए, तो आप खुद सोचिए कि सेल के लिए कैसे जाएगा जब तीनों ऑरेंजेज अच्छे निकल जाए। तो स्टेटमेंट पहले बनाते हैं, बॉक्स विल अप्रूव फॉर सेल, बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल if all the 3 oranges are good, जब तीनों के तीनों ऑरेंज अच्छे होंगे तो बॉक्स मेरा सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, इट मींस व्हाट, देयर आर 3 इवेंट, दैट मींस व्हाट, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, सेकंड ऑरेंज इज गुड एंड थर्ड ऑरेंज इज गुड। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड एंड second orange is good and third orange is good, यानी कि 3 इवेंट हो गए E1, इसको लिख लीजिएगा आप सेपरेट, E1 ये मेरा E2 और ये मेरा E3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या निकालना है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। अब ये कंडीशनल है तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, probability of E1 into probability that second orange is good given that first is good into probability that third orange is good given that first and second is good। अब आप देखिए कि आपके बॉक्स में जो है वो कितने ऑरेंज रखे हुए थे, 12 गुड थे और 3 बैड थे। सो फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, सो वो फर्स्ट ऑरेंज इज गुड यानी कि वो गुड ऑरेंज 12 में से आएगा, टोटल कितने हैं 15, सो 12/15। सेकंड ऑरेंज भी गुड में से आएगा लेकिन एक तो हमने बाहर रख दिया ना गुड ऑरेंज, तो यहाँ कितने बचेंगे 11, तो 11/14 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी आएगी, अब एक ऑरेंज और बाहर हमने रख दिया जब दूसरा ऑरेंज निकाला, तो अब यहाँ कितने बचेंगे 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10/13, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा बॉक्स है वो सेल के लिए चला जाए। सो आप देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं था एंड, हमने स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके ये स्टेटमेंट बनाया कि हमको कब मेरा बॉक्स जो है वो, एक तरह से स्टोरी को हम लोगों ने, स्टोरी के लाइन को चेंज किया, सिंप्लीफाई किया, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना।
अब इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इजी क्वेश्चन है, 5 में भी वही करना है, 6 में भी वही करना है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं। 7 देखिए वही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों चेक करना है। तो आपको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है ना। 8 भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप 8 तक पहले बनाइए, 8 तक मेरे ख्याल से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है।